हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यू ट्रिक विद डीडी चैनल में। आज अपन बात करेंगे विजन आईएएस टेस्ट सीरीज 16 का। ये दोस्तों सेकंड पार्ट है और इसमें भी हम हर क्वेश्चन को पूरे डिटेल के साथ देखेंगे ताकि एक क्वेश्चन से कम 5 क्वेश्चन आप खुद बना सकें। और दोस्तों बीच बीच में हम ट्रिक्स भी देखेंगे ताकि जो क्वेश्चन आप पढ़ें वो आपको ज़्यादा दिन तक याद हो जाए और आप वीडियो के बीच में किसी भी तरह से बोर ना हो। और दोस्तों कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि जो ट्रिक्स बताए जाएं वो आपको मिल सकें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 21 है कि ब्रिटिश भारत के संदर्भ में कर्जन और जो किचना विवाद हुआ था तो वो किससे संबद्ध था। तो इसमें जो ए दिया है कि सैन्य मामलों के दोहरे नियंत्रण के उन्मूलन से, बी दिया है कि बंगाल विभाजन निरस्त करने से, सी दिया है कि कलकत्ता निगम में निर्वाचित सदस्यों की शक्ति कम करने से, और डी दिया है कि रियासतों के शासकों की यूरोप की यात्राएं प्रतिबंधित करने से। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि जो ब्रिटिश भारत के संदर्भ में जो कर्जन और किचनर के बीच में जो विवाद हुआ था तो वो किससे संबद्ध था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि सैन्य मामलों के दोहरे नियंत्रण के उन्मूलन से। क्योंकि जो लॉर्ड किचनर हैं ये वर्ष 1902 में कमांडर इन चीफ के रूप में भारत आए थे और उन्होंने यहाँ पर देखा कि एक जटिल और अप्रभावी जो विभागीय तंत्र है वो बहुत ही बेकार है और उसी पर उन्होंने आपत्ति जताई। और फिर जो लॉर्ड किचनर हैं तो उन्होंने जो ब्रिटिश भारत में दोहरे नियंत्रण यानी कि एक होता था उसमें कमांडर इन चीफ जो भारत में सेना का कार्यकारी प्रमुख होता था और दूसरा होता था सैन्य सदस्य यानी कि यह एक प्रकार से जो गवर्नर जनरल होते थे उनके सलाहकार होता था। इसलिए इसमें जो सैन्य मामले थे वो दोहरे नियंत्रण थे। और फिर लॉर्ड किचनर ने यह सुझाव दिया कि जो ब्रिटिश भारत में सैन्य मामलों के दोहरे नियंत्रण की जो प्रथा है उसको समाप्त किया जाए। और फिर लॉर्ड किचनर ने यह मत भी दिया था कि जो वायसराय की कार्यकारी परिषद है उसके सैन्य सदस्य जो हैं उसके पद को समाप्त कर दिया जाए, यानी कि जो गवर्नर जनरल का सलाहकार होता था उसको समाप्त कर दिया जाए और जो सैन्य प्रशासन से संबंधी जितने भी कार्य हैं उनको कमांडर इन चीफ को सौंप दिया जाए। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि जो दोहरी नियंत्रण प्रशासन व्यवस्था है उसको समाप्त करके केवल सैन्य मामले नियंत्रण व्यवस्था लागू किया जाए, ना कि दोहरी नियंत्रण लागू किया जाए। और फिर जो कर्जन थे तो इन्होंने जो प्रस्ताव रखे गए थे किचनर द्वारा तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया और यह कहा कि यदि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो भारत सरकार का सैन्य प्राधिकरण जो है वो पूर्णतः विकृत हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। और फिर जो सैन्य प्रशासन है उसके स्थान पर कमांडर इन चीफ के रूप में एक सैन्य निरंकुशता स्थापित हो जाएगी। इसलिए फिर दोनों में विवाद हुआ और यह जो विवाद था वो सैन्य मामलों के दोहरे नियंत्रण के उन्मूलन से ही संबंधित था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है कि वर्ष 1931 में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है इसमें अधिकांश भारतीय प्रतिनिधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। दूसरा दिया है कि इसमें भारतीय व्यापारी के नेताओं ने भाग नहीं लिया था। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है या है। तो अब अपन देखें जो वर्ष 1931 में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो उसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि इसमें अधिकांश भारतीय प्रतिनिधि जो हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो इसमें जो अंग्रेजी शासन के वफादार हो गए सांप्रदायिकवादी, अवसरवादी और बड़े जमींदार एवं जो राजा के प्रतिनिधि हैं वो भी शामिल हुए थे। और इसमें जो भारतीय प्रतिनिधि हैं वो तो शामिल हुए थे, लेकिन इसमें कह रहा है कि अधिकांशतः भारतीय प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें अधिकांशतः भारतीय शामिल नहीं हुए थे, जबकि इसमें अधिकतर सभी लोग शामिल हुए थे। इसलिए इसमें जो पहला वाला कथन है ये वाला कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि इसमें भारतीय व्यापारी के नेताओं ने भाग नहीं लिया था
तो ये वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें भारतीय व्यापारी के जैसे जो घनश्याम दास बिड़ला हो गए और सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास जो हैं, इन जैसे बड़े व्यापारी के नेताओं ने इसमें भाग लिया था। यानी कि जो दूसरा वाला कथन है ये वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि ना तो एक और ना ही दो। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23 है कि जीरो डे वल्नरेबिलिटी शब्द जो है वो संबंधित है। ये दिया है जलवायु परिवर्तन के कारण शहरों में जल की शून्य उपलब्धता से। बी दिया है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सुरक्षा त्रुटि से। सी दिया है कि अर्थ ओवर दिवस के संबंध में जागरूकता से। और डी दिया है कि महिलाओं के विरुद्ध शून्य अपराध का स्तर प्राप्त करने से। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि जो इसमें जीरो डे वल्नरेबिलिटी है, तो ये शब्द जो है वो संदर्भित करता है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सुरक्षा त्रुटि है उसको संदर्भित करता है। क्योंकि जो जीरो डे वल्नरेबिलिटी शब्द है यह एक प्रकार से सॉफ्टवेयर सुरक्षा त्रुटि है जो सॉफ्टवेयर विकास करता है और उपयोग करता है उनके लिए यह अज्ञात होता है। उनको पता नहीं चल पाता है कि किस प्रकार से जो उनके कंप्यूटर है उस पर जो हैकर्स है उनने अटैक किया है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24 है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान देशज टोडा कारीगर स्थानीय निवासियों और पुलिस के लिए मास्क बना रहे हैं। इस संदर्भ में टोडा कढ़ाई से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि इसे स्थानीय रूप से पोखर के रूप में जाना जाता है। दूसरा दिया है कि इसमें सफ़ेद सूती कपड़े की पृष्ठभूमि में लाल और काले धागे का उपयोग किया जाता है। और तीसरा दिया है कि इसे भौगोलिक चिन्ह यानी कि जीआई टैग मिला है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन से कथन इसके सही हैं। तो अब अपन देखें जो टोडा कारीगर स्थानीय निवासी हैं जिन्होंने पुलिस के लिए मास्क बनाए हैं, तो जो टोडा कढ़ाई है इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि इसे स्थानीय रूप से पुखर के रूप में जाना जाता है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो टोडा कारीगर हैं ये स्थानीय रूप से जो तमिलनाडु के नीलगिरी में टोडा ग्रामीण हैं वहाँ के लोगों द्वारा ये बनाई जाती है और उसी ग्राम के नाम पर इसका नाम भी रखा गया है कि टोडा कढ़ाई। और जो टोडा कढ़ाई है इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसे केवल जो टोडा समुदाय की महिलाएं हैं उनके द्वारा ही इसे बनाया जाता है। और इसमें जो दूसरा दिया है कि इसमें सफ़ेद सूती कपड़े की पृष्ठभूमि में लाल और काले धागे का उपयोग किया जाता है। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो धागे का उपयोग होता है वो एक संख्यात्मक रूप से होता है। हालांकि जो टोडा समुदाय की महिलाएं हैं उनके पास जो संख्यात्मक ज्ञान है वो उनके पास नहीं होता है, फिर भी वो धागे का उपयोग गिन कर लेती हैं। और जो टोडा कढ़ाई है इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें बिना किसी माप या पैटर्न के और साथ में बिना किसी ज्यामिति के जो मास्क बनाए जाते हैं वो बड़ी ही कुशलता से बनाए जाते हैं। और यह जो मास्क हैं ये पूर्णतः हस्त निर्मित होते हैं, इसमें किसी प्रकार से मशीन का उपयोग नहीं होता है। और यही कारण है कि ये जो टोडा कढ़ाई वाले मास्क हैं ये बाजार में जो उपलब्ध मास्क हैं उसकी अपेक्षा थोड़े से महंगे हैं, क्योंकि इसको बनाने में भी बहुत समय लगता है। और इसमें जो तीसरा दिया है कि इसे भौगोलिक चिन्ह यानी कि जीआई टैग मिला है, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 इसका सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 है कि लॉर्ड कर्जन ने निम्नलिखित में से कौन से प्रशासनिक सुधार किए थे। इसमें पहला दिया है कि अकाल अभियानों के परिणामों की जांच करने के लिए सर एंथोनी मैकडोनेल के अधीन अकाल आयोग की नियुक्ति करना। और दूसरा दिया है कि स्थानीय स्वशासन पर एक प्रस्ताव अंगीकार करना जिससे
स्थानीय बोर्डों और नगर पालिका समितियों के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। और तीसरा अध्याय की भारत में औद्योगिक और वाणिज्यिक हितों के आलोक में वाणिज्य और उद्योग विभाग नामक नए विभाग का गठन करना। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो लॉर्ड कर्जन के समय प्रशासनिक सुधार हुए थे तो उनमें से कौन कौन से सही हैं। तो अपन देखें इसमें जो पहला दिया है कि अकाल अभियानों के परिणामों की जांच करने के लिए सर एंथोनी मैकडोनेल के अधीन अकाल आयोग की नियुक्ति करना। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सन 1899 और 1900 के मध्य में जब अकाल पड़ा था दक्षिण मध्य और पश्चिम भारत में, तब उस अकाल जो प्रबंधन है उसके परिणामों की जांच करने के लिए जो सर एंथोनी मैकडोनल है उनकी अध्यक्षता में जो अकाल आयोग है उसकी नियुक्ति की गई थी। इसलिए जो इसका पहला वाला है ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि स्थानीय स्वशासन पर एक प्रस्ताव अंगीकार करना जिससे स्थानीय बोर्डों और नगर पालिका समितियों के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ था। तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो लॉर्ड कर्जन है उनका मानना था कि जो स्थानीय संस्थाएं हैं वहीं से ही देश की जो राजनीतिक शिक्षा है वो आरंभ होती है। इसलिए उन्होंने सन 1882 में यह निर्णय लिया था कि स्थानीय स्वशासन पर प्रस्ताव पारित करके नगर पालिकाओं को विकसित कर लिया जाए। इसीलिए जो दूसरा वाला है कि इसमें नगर पालिका समितियों के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ था। तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि भारत में औद्योगिक और वाणिज्य के हितों के आलोक में वाणिज्य और उद्योग विभाग नामक नए विभाग का गठन करना था। तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड कर्जन के समय जो विभाग थे जैसे कि डाक और तार विभाग हो गया, कारखाने हो गया, रेलवे प्रशासन, खान संबंधी जो मामले हैं, बंदरगाह हो गया, समुद्री मामले, इन सभी की निगरानी करने के लिए इन्होंने एक विभाग का गठन किया था। और जो लॉर्ड कर्जन है इनके शासन के दौरान जो रेलवे लाइन है उसका सबसे अधिक विस्तार हुआ था, जबकि लॉर्ड कर्जन के अलावा और किसी वायसराय की तुलना में किसी भी कार्यकाल में जो रेलवे लाइन है उसका विस्तार नहीं हुआ था। जो लॉर्ड कर्जन है इनके कार्यकाल वर्ष में सबसे अधिक रेलवे लाइन का विस्तार हुआ था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 इसका सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26 है कि एक समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन इस समिति के सदस्य होते हैं। पहला दिया है प्रधानमंत्री, दूसरा दिया है लोकसभा में विपक्ष का नेता, और तीसरा दिया है कि प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री, और चौथा दिया है कि लोकसभा का अध्यक्ष, और पांचवा दिया है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो एक समिति यानी कि जो केंद्रीय सूचना आयोग समिति है उसके द्वारा जो अनुशंसाओं पर राष्ट्रपति द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को नियुक्त किया जाता है, तो उनके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि प्रधानमंत्री इस समिति के सदस्य होते हैं, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो प्रधानमंत्री हैं वो केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं। दूसरा दिया है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता इस समिति के सदस्य होते हैं, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री भी इस समिति का सदस्य होता है, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि जो चौथा दिया है कि लोकसभा का अध्यक्ष इस समिति का सदस्य होता है, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो पांचवा दिया है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इस समिति के सदस्य होते हैं,
तो ये वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इस समिति के सदस्य वही होते हैं जो किसी भी लाभ के पद पर ना हो या फिर जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के सदस्य ना हो, वही इस समिति के सदस्य होते हैं। और मुख्यतः इसके जो तीनों सदस्य हैं यही बस इस समिति के सदस्य होते हैं। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि केवल 1, 2 और 3 इसका सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि NHRC की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है यह है मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से संबद्ध निर्णय अधीन यानी कि जिस पर न्यायालय द्वारा विचार किया जा रहा है मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। दूसरा दिया है कि यह है किसी घटना की उसके घटित होने के 180 दिन के भीतर जांच कर सकता है। और इसमें जो तीसरा दिया है कि इसके पास उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने की कोई शक्ति नहीं है। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है इसका गठन सन 1993 में किया गया था और इसका जो गठन किया गया था वो मानव अधिकार जो संरक्षण अधिनियम 1913 है उसी के आधार पर किया गया था। हालांकि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है इसमें 2006 को संशोधन किया गया था। और अब अपन देखें जो इसकी शक्तियां हैं उसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो अब अपन देखें इसमें जो पहला दिया है कि यह है मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से संबद्ध निर्णय अधीन यानी कि जिस पर न्यायालय द्वारा विचार किया जा रहा है उस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि यह किसी घटना कि उसके घटित होने के 180 दिन के भीतर जांच कर सकता है, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यह 180 दिन के भीतर जांच नहीं कर सकता, जबकि यह 1 वर्ष के भीतर भी जांच कर सकता है। इसलिए जो दूसरा वाला कथन है ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि इसके पास उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने की कोई शक्ति नहीं है, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि केवल 1 और 3 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस आधार या किन आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। पहला दिया है युद्ध, दूसरा दिया है बाह्य आक्रमण और तीसरा दिया है कि आंतरिक अशांति। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा होती है तो वो किन किन आधारों पर होती है। तो इसमें जो पहला दिया है कि यदि कोई युद्ध होता है तो उस पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हो सकती है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो युद्ध होते हैं तो ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि या तो बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। और यदि बाह्य आक्रमण होता है तो उसे कहते हैं बाह्य आपातकाल, और यदि सशस्त्र विद्रोह होता है तो उसे कहते हैं आंतरिक आपातकाल। यानी कि जो पहला वाला है कि यदि युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हो सकती है, तो पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि बाह्य आक्रमण के कारण भी राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हो सकती है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और यदि बाह्य आक्रमण होता है तो उसे अपन बाह्य आपातकाल के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो तीसरा दिया है कि आंतरिक अशांति होने पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हो सकती है, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि केवल 1 और 2 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि लोकसभा अध्यक्ष के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कोई व्यक्ति जो निचले सदन का सदस्य नहीं है उस सदन का अध्यक्ष निर्वाचित नहीं हो सकता है। दूसरा दिया है कि अध्यक्ष का निर्वाचन सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है।
तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो अब अपन देखें जो लोकसभा अध्यक्ष का पद है तो उसके संदर्भ में अपन को बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो पहला दिया है कि कोई व्यक्ति जो निचले सदन का सदस्य नहीं है उस सदन का अध्यक्ष निर्वाचित नहीं हो सकता है। तो ये वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा और इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। और जो दूसरा है कि अध्यक्ष का निर्वाचन सदस्य में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है। तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि ना तो एक और ना ही दो, क्योंकि इसके दोनों ही कथन सही हैं और इसमें बताना था कि कौन से सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो विचार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित था। दूसरा दिया है कि जो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था उसमें यथासंभव व्यापक मताधिकार की मांग रखी गई थी। और जो तीसरा दिया है कि भारतीय संविधान सभा वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के अनुसार निर्वाचित निकाय थी। और चौथा दिया है कि वर्ष 1950 में अधिनियमित भारत का संविधान 18 वर्ष से अधिक आयु के स्वस्थ चित्त वाले सभी नागरिकों को प्रभावी रूप से मतदान का अधिकार प्रदान करते हुए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है या है। तो अब अपन देखें जो भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है उसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित था। तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो वयस्क मताधिकार का सिद्धांत है वो सन 1965 में अपनाया गया था। इसलिए जो पहला वाला कथन है ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा है कि लखनऊ समझौता 1916 में यथासंभव व्यापक मताधिकार यानी कि अधिक से अधिक लोगों को मताधिकार प्रदान करना की मांग रखी गई थी। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि भारतीय संविधान जो सभा है वो वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के अनुसार निर्वाचित निकाय थी। तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जब कैबिनेट मिशन योजना 1946 से लागू हुई थी तो उसमें वयस्क मताधिकार जो है उस रीति को स्वीकृति तो मिल गई थी, लेकिन यह अनुभव किया गया कि यदि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अनुसार यदि अपन संविधान सभा का गठन करते हैं तो इसमें बहुत देरी होगी। इसलिए फिर संविधान सभा के सदस्यों ने तत्कालीन नवनिर्वाचित जो प्रांतीय विधानसभा हैं उनके सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इसमें निर्वाचित हुए थे। इसलिए जो तीसरा वाला कथन है कि इसमें वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के अनुसार निर्वाचित निकाय थी, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें जो चौथा दिया है कि वर्ष 1950 में अधिनियमित भारत का संविधान 18 वर्ष से अधिक आयु के स्वस्थ चित्त वाले सभी नागरिकों को प्रभावी रूप से मतदान का अधिकार प्रदान करते हुए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है। तो ये वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1988 में हुआ था उसमें जो लोकसभा और प्रत्येक राज्य के जो विधानसभा हैं उसमें निर्वाचन के लिए जो मतदान की न्यूनतम आयु थी वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी थी। इसलिए इसमें जो चौथा कथन दिया है कि वर्ष 1950 में अधिनियमित हुआ था तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यह 61वें संविधान संशोधन 1988 में हुआ था कि जो 21 वर्ष की आयु है उससे घटाकर 18 वर्ष कर दी जाए, यानी कि इसका सही आंसर तो हो जाएगा आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि केवल 2 सही है। और अपन देखें जो आयु घटाई गई थी वो 61वें संविधान संशोधन 1988 जो अधिनियम था और इसमें 21 वर्ष से करके 18 वर्ष कर दी थी। तो इसको अपन ट्रिक से कैसे पढ़ेंगे, तो देखें अपन यदि 8 में से यदि 2 को घटाते हैं तो 6 आ जाएगा
और जो 2 का लास्ट शब्द यानी कि 1 है, यानी कि 8 में से यदि अपन 2 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। और जो 21 था उसका यदि 1 ले लेंगे तो 61वां संविधान बन जाएगा। और जो 18 कर दी थी उसको यदि अपन 2 बार लिख देंगे तो जो संशोधन अधिनियम हुआ था 1988 वो आ जाएगा। यानी कि जो 21 से करके 18 की थी तो इसी में आपको पूरे आंसर मिल जाएंगे। यानी कि यदि आप 8 में से 2 को घटाते हैं तो आपको 6 मिल जाएगा। और यदि आप 2 के लास्ट वाला शब्द ले लेते हो यानी कि 1 ले लेते हो तो आपको 61वां संविधान संशोधन मिल जाएगा। और यदि आप 8 को 2 बार लिख दोगे तो आपको 88 मिल जाएगा, यानी कि 1988। और दोस्तों यदि आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकें। और दोस्तों आपको जिस टॉपिक से संबंधित कोई भी ट्रिक चाहिए हो तो आप कमेंट जरूर करें, तो उस टॉपिक पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन से स्वदेशी आंदोलन की प्रमुख सीमाएं थी। पहला दिया है मुस्लिम जनता से समर्थन का अभाव, दूसरा दिया है कि नरम पंथियों और गर्म पंथियों के मध्य वर्ष 1907 का सूरत विभाजन, और तीसरा दिया है कि स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय राजनीति से अरविंद घोष और बिपिन चंद्रपाल का संन्यास। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो स्वदेशी आंदोलन की प्रमुख सीमाएं थी वो कौन कौन थी। तो इसमें जो पहला दिया है कि मुस्लिम जनता से समर्थन का अभाव, यानी मुस्लिम जनता से समर्थन खो देना, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि नरम पंथियों और गर्म पंथियों के मध्य वर्ष 1907 का सूरत विभाजन हुआ था, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वर्ष 1907 का जो सूरत विभाजन हुआ था तो उसमें नरम पंथी और जो गर्म पंथी थे उनके मध्य विभाजन हो गया था। इसलिए जो दूसरा वाला कथन है ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन की प्रमुख सीमाएं थीं। और इसमें जो तीसरा दिया है कि स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय राजनीति से अरविंद घोष और बिपिन चंद्रपाल का संन्यास लेना, तो ये वाला भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 इसका सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मोपला विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है जैनवी नामक हिंदू जमींदार जो है वो मालाबार क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक थे। दूसरा दिया है कि इस विद्रोह के सांप्रदायिकरण ने मोपाला को सविनय अवज्ञा आंदोलन से पृथक कर दिया। और तीसरा दिया है कि कुंजा अहमद हाजी ने केरल के मालाबार क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध समानांतर सरकार का गठन किया। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है या है। तो अब अपन देखें जो मोपला है ये कौन थे। तो ये मालाबार क्षेत्र के पास रहने वाले मुस्लिम काश्तकार थे, लेकिन जिनमें अधिकांश जो जमींदार होते थे वो हिंदू होते थे। और इसी कारण फिर जो मोपला थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था। और अपन देखें इसमें जो पहला दिया है कि जैनवी नामक हिंदू जमींदार मालाबार क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक थे, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो जैनवी है इसका मतलब होता है कि जिसमें अधिकांश व्यक्ति हिंदू हैं, इसीलिए जो पहला वाला कथन है यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि हिंदू जमींदार जो हैं वो मालाबार क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक थे, क्योंकि जो मोपला थे ये मुस्लिम थे और जो जमींदार थे वो हिंदू थे। इसलिए जो हिंदू जमींदार होते थे वो मोपला किसानों पर बहुत अधिक कर लगाते थे, इसीलिए फिर इन्होंने विद्रोह कर दिया था। और इसमें जो दूसरा दिया है कि इस विद्रोह के सांप्रदायिकरण ने मोपालों को सविनय अवज्ञा आंदोलन से पृथक कर दिया, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जब मोपालों ने विद्रोह किया था सांप्रदायिकरण के खिलाफ तो जो असहयोग आंदोलन है उससे ये अलग हो गए थे, ना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से। इसलिए जो कथन दूसरा वाला है ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि कुंजा अहमद हाजी ने केरल के मालाबार क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध समानांतर सरकार का गठन किया था, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि केवल 1 और 3 इसका सही आंसर है।
और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है कि भुगतान मूलभूत सुविधा विकास निधि यानी कि PIDF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि इसका सृजन भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI द्वारा किया गया है। दूसरा दिया है कि यह 500 करोड़ रुपए की निधि है जिसमें RBI और वित्त मंत्रालय का समान अंशदान है। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो भुगतान मूलभूत सुविधा विकास निधि है तो इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि इसका सृजन भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI द्वारा किया गया है, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो भुगतान मूलभूत सुविधा विकास निधि है इसका जो सृजन भारतीय रिजर्व बैंक ने इसलिए किया था ताकि जो देश में डिजिटल भुगतान अवसंरचना है उसको बढ़ावा दिया जा सके। इसलिए जो पहला वाला कथन है यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि यह 500 करोड़ रुपए की निधि है जिसमें RBI और वित्त मंत्रालय का समान अंशदान है, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यह जो निधि है 500 करोड़ की तो है लेकिन जो RBI है और जो वित्त मंत्रालय है उनके समान अंशदान नहीं है, यानी कि आधा इसमें से यानी कि जो 250 करोड़ है वो RBI देगी, बाकी की जो 250 करोड़ है वो वही बैंक देगी जो बैंक अपने बैंक का कार्ड जिस व्यक्ति को देगी। इसलिए इसमें आधा RBI सहेगी और आधा दूसरा बैंक सहेगी। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि केवल एक सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है कि सुनहरे लंगूर यानी कि गोल्डन लंगूर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है सुनहरे लंगूर केवल असम और भूटान के कुछ भागों में पाए जाते हैं। दूसरा दिया है कि चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य सुनहरे लंगूर के लिए प्रसिद्ध हैं। और इसमें जो तीसरा दिया है कि इन्हें भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची द्वितीय में सूचीबद्ध किया गया है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा या से सही है या है। तो अब अपन देखें जो सुनहरे लंगूर हैं यानी कि जो गोल्डन लंगूर है इनके संदर्भ में अपन को बताना है। तो जो गोल्डन लंगूर यानी कि जो सुनहरे बंदर हैं तो उनके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया कि सुनहरे लंगूर जो हैं वो केवल असम और भूटान के कुछ भागों में पाए जाते हैं, तो ये वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य जो है वो सुनहरे लंगूर के लिए प्रसिद्ध है, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि इन्हें भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची द्वितीय जो है उसमें सूचीबद्ध किया गया है, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सुनहरे लंगूर है इन्हें भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की जो अनुसूची प्रथम है उसमें सम्मिलित किया गया है और इन्हें जो IUCN की रेड लिस्ट है उसमें भी शामिल किया गया है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि केवल 1 और 2 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है कि तेज बहादुर सप्रू समिति की रिपोर्ट 1945 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि इस समिति का गठन अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु किया गया था। दूसरा दिया है कि रिपोर्ट में मुस्लिम लीग की पाकिस्तान से संबंधित मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। तीसरा दिया है कि रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि जो तेज बहादुर सप्रू समिति की जो रिपोर्ट 1945 में प्रस्तुत की गई थी तो इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि इस समिति का गठन अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु किया गया था, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि रिपोर्ट में मुस्लिम लीग की पाकिस्तान से संबंधित
मांग को अस्वीकार कर दिया गया था, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया कि रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया गया था, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यह जो रिपोर्ट आई थी तो उसने मुसलमानों के लिए अलग से जो निर्वाचक मंडल है उसकी मांग को अस्वीकार कर दिया था और इसके स्थान पर सीटों के आरक्षण के साथ जो संयुक्त निर्वाचक मंडल है उसका प्रस्ताव रखा था। इसलिए जो तीसरा वाला कथन है ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि केवल 1 और 2 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है कि गांधी जी द्वारा वायसराय इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कौन सा ऐसे संभावित उत्तरदायी कारक था या थे। पहला दिया है कांग्रेस के प्रमुख नेताओं का कैद में होना, दूसरा दिया कि नियमित अंतराल पर हड़ताल के कारण व्यापार और उद्योग में होने वाला नुकसान, और तीसरा दिया कि सरकार द्वारा संपत्ति का निर्मम जब्ती। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर है। तो अब अपन देखें जो गांधी इरविन समझौता सन 1931 में हुआ था उसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि कांग्रेस के प्रमुख नेताओं का कैद में होना, ये इसका प्रमुख कारण था समझौते करने का, तो ये वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि नियमित अंतराल पर हड़ताल के कारण व्यापार और उद्योग में होने वाले नुकसान भी इसका उत्तरदायी कारण था समझौते करने का, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि सरकार द्वारा संपत्ति की निर्मम जब्ती भी इसका संभावित कारण था, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 इसका सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से लोकसभा के महासचिव का या के कार्य है या हैं। पहला दिया है वह है विवादास्पद मुद्दों पर पीठासीन अधिकारी को विवेकपूर्ण सलाह और विशेषज्ञता पूर्ण राय प्रदान करता है। दूसरा दिया है कि वह सदन के सदस्यों के लिए सक्रिय रूप से उपलब्ध होता है चाहे उनकी किसी भी दल से संबद्धता हो। और तीसरा दिया है कि वह सदन की दैनिक कार्यावली जारी करता है। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो लोकसभा के महासचिव हैं उनके कार्य कौन कौन से हैं। तो इसमें जो पहला दिया है कि वह विवादास्पद मुद्दों पर पीठासीन अधिकारी को विवेकपूर्ण सलाह और विशेषज्ञता पूर्ण राय प्रदान करता है, तो ये वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि वह सदन के सदस्यों के लिए सक्रिय रूप से उपलब्ध होता है चाहे उनकी किसी भी दल से संबद्धता हो, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि वह सदन की दैनिक कार्यावली जारी करता है, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 इसका सही आंसर है। और जो लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति होती है, तो यदि लोकसभा के लिए महासचिव की जरूरत है तो वो लोकसभा के अध्यक्ष जारी करेंगे, और यदि राज्यसभा के लिए महासचिव की आवश्यकता है तो वो राज्यसभा के जो सभापति हैं वो इसको नियुक्त करेंगे। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। और दूसरा दिया है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित समस्त विवाद जो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्णित किए जाते हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो इनके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उसमें जो राज्य के विधानसभा के सदस्य हैं वो उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, जबकि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है
तो उसमें जो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं और जो संसद के सदस्य हैं वो उसमें शामिल होते हैं, जबकि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें जो राज्य विधानसभा के सदस्य हैं वो उसमें शामिल नहीं होते हैं। इसलिए जो इसका पहला वाला कथन है यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा और इसमें जो दूसरा दिया है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित समस्त विवाद भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्णित किए जाते हैं, तो ये वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से समस्त यदि कोई भी संदेह होता है या कोई भी विवाद होता है तो उस विवाद की जो जांच और निर्णय होता है वो उच्चतम न्यायालय द्वारा होता है, ना कि निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि ना तो एक और ना ही दो। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि हाल ही में पीएम केयर फंड के लिए सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के अनुरोध को इसलिए अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि यह लोक प्राधिकारी नहीं है। आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से ऐसे प्राधिकरण या निकाय या संस्थान लोक प्राधिकारी के रूप में वर्गीकृत हैं या हैं। पहला दिया है भारत के संविधान के अंतर्गत गठित निकाय, दूसरा दिया है समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा गठित निकाय, और तीसरा दिया है कि लोक धर्मार्थ न्यास। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि अभी हाल ही में कोविड-19 से निपटने के लिए पीएम केयर्स फंड को संचालित किया गया था, और इसी के बारे में बताना है कि जो सूचना का अधिकार है इनके अनुरोध को इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह लोक प्राधिकारी नहीं है और इसीलिए इनको किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई थी, और ना ही पीएम केयर्स फंड को सूचना का जो अधिकार है उसके अंतर्गत लाया गया है। और अब अपन देखें जो सूचना का अधिकार है उसके अंतर्गत कौन कौन से निकाय या संस्थान आते हैं। तो इसमें जो पहला दिया है कि भारत के संविधान के अंतर्गत गठित निकाय, तो ये वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा गठित निकाय सूचना का अधिकार के अंतर्गत आते हैं, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि लोक धर्मार्थ न्यास, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यदि कोई फंड बनाया गया है और यदि वो लोक धर्मार्थ न्यास के अंतर्गत आता है तो वो सूचना के अधिकार से बाहर रहेगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि केवल 1 और 2 इसका सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 40 से इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा हाल ही में सुर्खियों में रहे 5I समूह का भाग नहीं है। ए दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी दिया है यूनाइटेड किंगडम, सी दिया है कनाडा और डी दिया है जापान। तो इनमें से आपको बताना है कि जो 5I समूह है इसका भाग कौन सा नहीं है। तो अब अपन देखें जो 5I है ये विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली खुफिया सूचना जो साझाकरण समूह है, और इसी के बारे में बताना है कि कौन सा इस समूह का भाग नहीं है। तो इसमें जो संयुक्त राज्य अमेरिका है तो ये वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका भी एक शक्तिशाली है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो यूनाइटेड किंगडम है ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, और जो कनाडा है ये भी इसका भाग है, जबकि जो जापान है वो इसका भाग नहीं है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा कि जापान। और जो 5I समूह है ये सुर्खियों में इसलिए रही क्योंकि इसने यह सूचना प्राप्त की थी कि जो कोविड-19 महामारी फैली है वो चीन के कारण ही फैली है, यानी कि जो इसकी पूरी जड़ है कोविड-19 की वो चीन ही है, और चीन से ही कोविड-19 पूरे विश्व में फैला है। उन्होंने यह सूचना दी थी, इसलिए यह सुर्खियों में आ गई थी जो 5I समूह है। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सके। और दोस्तों प्रेस बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।